हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमलैंड एकेडमी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का पहला पार्ट पूरा हमने पढ़ा था, ड्रॉबैक तक, किसके? रदरफोर्ड के मॉडल की। अब यहाँ हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसके आगे की कहानी। वहां पे कहानी खत्म कहाँ हुई थी कि वो बीच में वो एनर्जी का रेडिएशन होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बीच में जाके न्यूक्लियस पे गिरेगा, और न्यूक्लियस पे गिरेगा तो क्या होगा? एटम ही आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम नया पढ़ने जा रहे हैं, क्या? नील बोहर का मॉडल, नया पोस्टुलेट नील बोहर ने दिया। ठीक है, इसी चीज को बाकी चीजें रदरफोर्ड ने उनके लिए ऑलरेडी आसान कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने बाकी जो बातें बोली सब कुछ सेम थी। बस यहाँ पे जो नई बातें आई नील बोहर ने जो दी, वो क्या? उन्होंने एक नए शब्द का निर्माण किया, वो था शेल। शेल या ऑर्बिटल। ठीक है, शेल या ऑर्बिटल में अलग अलग उन्होंने एनर्जी लेवल्स बताए। तो चलिए शुरू से हम बताते हैं आपको। देखिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद उन्होंने क्या बताया? शेल्स बताया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे थे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, वो किसमें? शेल्स में करेंगे, और वो स्पेसिफिक शेल में करेंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसमें करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसा कि सोलर सिस्टम की कहानी है कि ऐसा नहीं है कि अर्थ मरकरी पे जाके गिर जाएगा, विनस अर्थ पे जाकर गिर जाएगा, वो अपने में ही रिवॉल्व करेंगे। सेम विद दिस मॉडल। ठीक, इस मॉडल को भी हम वैसे ही समझते हैं कि सबके अपने अपने शेल्स हैं। शेल्स कैसे हैं? अब यहाँ पे आपकी के एल एम एन शेल की कहानी शुरू हो जाएगी। ये आपके शेल्स हैं। शेल्स को ही हम क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये है हमारा पहला न्यूक्लियस, जो बीचों बीच होता है, जिसमें हमारे एटॉमिक मास होती है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमारा के शेल, पहला जो शेल है हमारा वो क्या है? के शेल है। दूसरा शेल है एल शेल, तीसरा यम, और चौथा यन, एंड सो ऑन। उन्होंने बस इतनी चीज कहानी स्टार्ट की, स्टार्टिंग में बताई। अच्छा, अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि के एल एम शेल में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हैं। तो ये उन्होंने अपनी अगली कहानी में बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, 2n²। किसका फॉर्मूला दिया? 2n² का। 2n स्क्वायर, एन का मतलब क्या है? एनर्जी लेवल से है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला शेल क्या है हमारा? के शेल। के शेल या कि ऑर्बिटल बोल सकते हैं हम। ठीक है, के शेल या ऑर्बिटल में क्या है? के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? तो यहाँ पे हमने n का नंबर रख लिया 1। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, 2 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। 2 1 या 2। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके के शेल में होंगी, के शेल में जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो सकते हैं? 2। मतलब के शेल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होल्ड कर सकता है। सेम विथ एल शेल। शेल या ऑर्बिटल हम सबके साथ जोड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ये दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक, ये दूसरा शेल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 2 पे, यहाँ पे n हमने रख दिया 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8। क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होल्ड होंगे वो कितने होंगे? 8। ठीक है, नेक्स्ट इज यम शेल। ठीक है, यम शेल या एम ऑर्बिटल। यहाँ पे ये तीसरा एनर्जी लेवल है, तो 2, यम है 3 हमारा, क्योंकि ये तीसरा शेल है। ठीक, 3 3 9, 9 इंटू 2 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। मतलब कि के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेक्स्ट इज यन शेल। नेक्स्ट इज यन शेल। एन शेल में हमारे होंगे सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। यहाँ एन कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर, 4 का हो जाए 16, 16 इंटू 2 16 इंटू 2 32। ठीक है, यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ। एल शेल में 8,
मतलब 8, ठीक है। यंग शेल में 18 है, यंग शेल में मैक्सिमम 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी, एक तो देखा कि बोहर का मॉडल क्या है, ठीक है। बोहर ने अपने मॉडल में सिर्फ एक चीज बदली, वो उन्होंने शेल्स बता दिया, शेल्स और ऑर्बिटल्स बता दिया कि ऐसा नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं तो जाकर न्यूक्लियस से गिरेंगे, बल्कि उन्होंने सीधी सीधी बात कही कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी ही शेल में रिवॉल्व करेंगे और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। उन्होंने एक और बात बोली कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। तो उन्होंने 4 शेल्स बताए, चारों शेल्स में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि पहले में के में 2, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। ये इस फॉर्मूले से आपका इजिली आप समझ पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी मतलब सीधे सीधा डेफिनेशन लिखा है, पहले उसको देखते हैं फिर हम अपने टर्म्स पे देखेंगे उसको। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल इज नोन एज वैलेंसी, या द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सीधी सीधी बात कह रही है कि किसी भी एलिमेंट का कंबाइंड कैपेसिटी, कि वो कितने पे कंबाइन कर रहा है किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर रहा है। ये इसमें भी लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, या इसको हम दूसरे शब्द में देख सकते हैं कि दूसरे सेंटेंस के हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक, वो वैलेंसी होती है। चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, ठीक, 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए वैलेंसी के पहले सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो वैलेंसी तो टॉपिक दिया हुआ है, एनसीईआरटी ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ वैलेंसी पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इसलिए हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर आएंगे वैलेंसी पर, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने KLMN शेल पढ़ा था, तो उसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मान लीजिए ये K शेल है, ये L है, ये M है, ये N है। जैसा कि हम सब बहुत समझदार हैं कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2, ठीक, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, ठीक। पहला एलिमेंट आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकता है, उसका इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल में ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज हीलियम। नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम के साथ क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो K शेल में ही आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से अट गए। लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, तो 3 होता है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे कभी भी 1, 3 नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि पहले शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होल्ड कर सकता है, ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो सीधी बात है कि इसमें पहले में आ जाएगा 2, K शेल आपका क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक। अब यह शेल में जितना बचा उतना डाल दो, ठीक। तो एल शेल के लिए हमारे पास 1 बचा है और इसमें 8 आ सकते हैं, ठीक है, मिनिमम इसमें 8 आ सकते हैं, ठीक। तो 1, 2 और 2, 1, ठीक। ये है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 9 नहीं हो सकता लेकिन 8 तक इसमें फिल होता रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 4, 2, 4, ठीक है। बोरॉन का 5, 2, 3, ठीक है। ऐसे ही आपका चलता रहेगा लगभग
8 तक, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। 11 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया? 10 हो गया। बचा एक, उसको आप किसमें डाल दीजिए? एम शेल में डाल दीजिए। यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो ज्ञान हो गया। अब बात आती है हमारी वैलेंसी की, जो हमारा मेजर टॉपिक था, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने आप कभी वैलेंसी सीख ही नहीं सकते थे, इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वैलेंसी जानना। कि वैलेंसी हमने अभी तक ये पढ़ा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वैलेंसी, ठीक, किसी भी एलिमेंट का। यहाँ हमने पढ़ा कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अब हम करके देखते हैं। पहला है हमारा एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा पहला एलिमेंट। चलिए हाइड्रोजन का क्या है? एटॉमिक नंबर 1, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा 1, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंसी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। हीलियम, हीलियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर है 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट हमने लिख दिया 2, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी तो 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आता है एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आता है एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बात। वो बात ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक, तो वो क्या करता है? वो बैलेंस माना जाता है, मतलब कि वो अपनी स्टेबिलिटी रीच कर चुका है, उसको स्टेबल होने की जरूरत नहीं है किसी से कंबाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो बैलेंसी कितनी होगी? 0, क्योंकि उसको किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इनफ है, मुझे किसी से कंबाइन करके कुछ बनने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधा कॉन्सेप्ट है कि वो स्टेबल है, उसको नहीं चाहिए किसी का कोई सपोर्ट, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा? इसका 0। जिसके भी लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आप क्या लिख देंगे? 0। 2 जहां भी रहेंगे उसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और जहां भी 8 रहेंगे उसको बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक। डुप्लेट या ऑक्टेट रूल ये अपना कंप्लीट कर रहे हैं, इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी है? 0 है, ठीक। तीसरा है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। उसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी? अब एटॉमिक नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर है इसका 3, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? क्या होगा? 2, 1। तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम का 4, ठीक, बेरिलियम का 4। इसका क्या होगा? 2, 2, 2, 2। इसका लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करके आप किसी भी क्या कहते हैं कंपाउंड को ही बनाएगा। बोरान, बोरान का क्या हो जाएगा? 2, 3, क्योंकि 5 है, ठीक है। 2, 3, ये के शेल है, ये एल शेल है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या क्या हो जाएगा बैलेंसी? 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन है हमारा 6वां, 6। एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6, 2, 4। ये हमारा टेट्रावैलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लास्ट शेल में, ठीक। तो यहाँ पे हमारी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही बाकी जो भी है नेक्स्ट उसको भी हम लोग देखते हैं एक साथ। बाकी ये जो लास्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स है वही उसकी वैलेंसी देखते हैं हम। एटॉमिक नंबर 7, 6 तो कभी कार्बन तक हमने ऑलरेडी बात कर ली, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2, 4 और आपकी वैलेंसी क्या थी? 4, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 7 की बात करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 5, ठीक है। वैलेंसी इसकी 3 कैसे है? इसके लास्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 कैसे है? ठीक है। यहाँ पे आगे आपका दूसरा डेफिनेशन, हमने 2 डेफिनेशन पढ़ा था, एक पढ़ा था कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है वो, और एक डेफिनेशन पढ़ा था कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि अगर ये 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है अपना कोई भी एलिमेंट तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो 8 से जितना लास्ट शेल में है, जितनी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उतना माइनस कर देंगे, मतलब कि सीधी सीधी बात क्या है कि 8 - 5 कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया?
क्योंकि अगर 8 ये हो जाए, ठीक, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। और इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो 5 में से कितना जोड़ देंगे हम कि क्या कर देंगे, कितना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि ये 8 हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो ठीक है, 8 में अगर हमने 3 जोड़ दिया और 5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो हमारा हो गया 8, ठीक। तो यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हो गई। नेक्स्ट है हमारा 8वां ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी सेम केस है, 2,6, ठीक। 2,6 में 6 में इतना कितना जोड़ दिया जाए तो वो 8 हो जाए, ठीक। क्योंकि 8 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा और कोई नई बात नहीं हो जाएगी, वो वही ऑक्टेट रूल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका 6 के साथ कितना जोड़ दिया जाए कि ये स्टेबल हो जाए, तो जाहिर सी बात है 2। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2 होगी, और जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन, 2,7, ठीक है। 7 में भी सेम केस, 7 में कितना जोड़ दिया जाए कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो 7 में अगर हमने जोड़ा 1 तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1, ठीक है। नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 नियॉन, 2,8, क्या है? 2,8 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भी हमने पढ़ा था कि डुप्लेट या ऑक्टेट, क्या डुप्लेट या ऑक्टेट में हमेशा ही वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनको किसी से स्टेबल होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब इनका नियॉन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 0, ठीक। फिर अब वही पुराना केस, फिर आ गया मुझे गैस पे, फिर लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी इसकी वैलेंसी रहेगी। जैसे कि सोडियम का 281, ठीक। 281 में वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। उसके बाद मैग्नीशियम 282, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी उतनी। एल्युमिनियम में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंसी। सिलिकॉन में 4, लास्ट में 4 वैलेंसी, ठीक है। लेकिन अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस फिर उल्टी बात पे आ गए, कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात पे आ गए। देखिए जब आपका वैलेंसी क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, तब तक वो लास्ट सेल देखता है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो 5 से बढ़ता गया, ठीक, 5, 6, 7, 8 आ गया तो वैलेंसी 0 हो गई। 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 में उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फॉस्फोरस का 2, 8, 5, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5 को बैलेंस होने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वही उसकी क्या होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई और वही उसकी वैलेंसी हो गई। कभी कभार आपको वैलेंसी देखने को मिल जाती है 3,5 भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बट उस 5 का आपको जरूरत फिलहाल 9th 10th में नहीं है। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। बट अभी हम 3 लेकर चलते हैं वैलेंसी, ठीक है, फॉस्फोरस की। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सीधे सीधे आप जान लीजिए कम शब्दों में कि क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे? डिनोटेड किससे? कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से, ठीक है। मतलब कभी भी कोई अगर पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या है तो आप बोलेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतना छोटा है कि वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब कि लगभग दिखाई ही नहीं पड़ता है, उसका मास इसलिए ऐड ही नहीं होता है। जितना भी किसी एटम में प्रोटॉन का वो मास होगा, और ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे? जेड से। नेक्स्ट है हमारा मास नंबर। मास नंबर में क्या है? मास नंबर ये होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं? क्योंकि अभी जैसा हमने कहा है कि वो नेग्लिजिबल होता है, उसको वो ऐड ही नहीं होता है। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन,
ठीक, हाइड्रोजन को एग्जाम्पल के लेते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2u। ठीक, यू या एमयू भी यहाँ पे होता है। ये क्या होते हैं आपके यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, बट हम क्या देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का ये आइसोटोप हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आइसोटोप हो जाता है। जैसे कि आइसोटोप मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो है सेम होगा, ठीक है, लेकिन मास नंबर होगा डिफरेंट, 1 2 और 3। ठीक है, ये अभी हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात करते हैं जहां भी ये काउंट होता है हाइड्रोजन का, आप जब भी मास नंबर काउंट करते हैं उसको हमेशा आप 1 लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 लेते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है लगभग दुगने होते हैं आपके मास नंबर एटॉमिक नंबर से। जैसे कि आपका कार्बन का केस है, ठीक है, कार्बन का केस है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ठीक है, 6u, ठीक है, कार्बन के केस में, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 6u, ठीक। तो इसका जो आपका मास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 12u, ठीक है, यही है हमारा मास नंबर। ऑलमोस्ट सारे मास नंबर क्या होते हैं दुगने होते हैं, ठीक है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसका मास नंबर लगभग उसका दुगना होगा। बट चूंकि वैल्यू जैसे 17.5 आ जाए या पॉइंट समथिंग आ जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है एक आध ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है, और एटॉमिक मास, अरे उसका मास नंबर कितना होता है क्लोरीन का 35, तो ऐसे तो 17 टू द 34 होना चाहिए, बट 34 ना होकर वो कितना हो जाता है 35 हो जाता है। तो 35 जो हो जाता है वो पॉइंट्स के ऊपर नीचे होने की वजह से ही होता है। और नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं आइसोटोप और आइसोबार। Our next topic is isotopes and isobars, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा, ठीक है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं पहला हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा 1 1 1, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन के वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब इसका देखिए 1 है एटॉमिक मास, ठीक, इसका एटॉमिक मास है 2, इसका एटॉमिक मास है 3, ठीक है। तो ये आइसोटोप हाइड्रोजन का कहलाता है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक मास होता है 1, जिसका एटॉमिक मास होता है 1 वो कहलाता है प्रोटियम। जिसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन के होता है 2 वो क्या कहलाता है ड्यूटेरियम, क्या कहलाता है ड्यूटेरियम, ठीक है। और जिसका 3 होता है एटॉमिक मास वो कहलाता है ट्राइटियम, ठीक है। ये है एटॉमिक मास की कहानी। ऐसे ही हमारा कार्बन है, दोनों के एटॉमिक मास क्या है सेम है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, 12 है इसका है 14। अच्छा, इसी का उल्टा आपका क्या हो जाता है आइसोबार, इसी का उल्टा है हमारा आइसोबार। जैसे कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होंगे डिफरेंट होंगे जो उसमें सेम थे, ठीक है, इसमें एटॉमिक मास सेम होंगे जो उसमें डिफरेंट थे। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि आइसोटोप का उल्टा क्या है आइसोबार है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने कैल्शियम और आर्गन लिया। सबको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का होता है 18, लेकिन एटॉमिक मास दोनों के ही क्या होते हैं सेम होते हैं 40 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको अभी तक कोई डाउट नहीं रह गया होगा इस चैप्टर में, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा चैप्टर। आप लोग बार बार वीडियोस को देखते रहें ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़ती रहे, ठीक है। एक बार देखने से जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो and do subscribe the channel, like the video and share it again and again. Thank you.